हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द लाइट ईयर एकेडमी। किसी टेक्निकल इशू की वजह से हमारी वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई है कुछ टाइम से। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, डिले के लिए। बाकी ये हमारी इस लेक्चर की, इस सीरीज़ की हमारी है लास्ट वीडियो है। ठीक, इसके बाद हम ट्राई करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के, और आपके जो भी मेरे को लगता है डाउट्स जहाँ जहाँ पे आ सकते हैं उन डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे जो लास्ट टॉपिक है सबसे पहले हम उनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर उसका है क्या है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा किसका आता है बेटे? एलॉय का होता है। ठीक है, एलॉय के बारे में सबसे पहले हम जानना शुरू करते हैं। एलॉय क्या होते हैं? व्हाट आर एलॉयज? ठीक है, एलॉय जो होते हैं हमारे, यहाँ पे आपकी सीधी सीधी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। यानी कि मेटल्स का क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मैंने लास्ट लेक्चर में भी, मतलब जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें मैंने अच्छी तरह समझाया था होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक, अगर आपको नहीं पता कोई इशू नहीं है, आप जाके एक बार वीडियो जाके देख लीजिए, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल के साथ साथ अंदर देखेंगे ब्रैकेट में तो लिखा है हमारा मेटल प्लस नॉन मेटल भी लिखा है। क्यों? क्योंकि बेटे जो हमारे एलॉयज होते हैं, ठीक है, एलॉय क्या होते हैं बेटे हमारे? होमोजीनियस मिक्सचर मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे दो चीजें आ गई। जो एलॉय है हमारा, एक मेटल और मेटल को मिला के भी बनता है। ठीक है, दूसरा जो एलॉय हमारा मेटल प्लस नॉन मेटल में भी बनता है। ठीक है, इन दोनों तरीकों से ही हमारा क्या बनता है? एलॉय बनता है। क्लियर है? तो हमारे एलॉय क्या होते हैं? एलॉय कैन बी अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ बोथ मेटल एंड मेटल एंड मेटल एंड नॉन मेटल। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे हमारा एग्जांपल में दे रखा है क्या? ब्रास, कॉपर प्लस जिंक जो है इज एन एग्जांपल। ठीक है, ब्रास क्या होता है हमारा? ठीक है, ब्रास भी हमारा, इसको हम बोलते हैं, मेरे ख्याल से हिंदी में इसको हम कांसा बोलते हैं। ठीक है, बास कांसा, जो ब्रास होता है हमारा कांसा होता है। बनता किससे ये? जब हीट करने के टाइम पे हम कॉपर को हीट करने के टाइम पे उसमें हम जिंक के कुछ पार्टिकल्स डाल दें, तो उसमें हमारा कौन सा एलॉय बन के निकलता है? हमारा ब्रास बनता है। ठीक है, इस तरह से एलॉय बनाए जाते हैं। तो एलॉय वैसे, चलिए चलिए ठीक है, हम समझ गए एलॉय हैं क्या, कैसे नहीं, मतलब क्या काम है, बनते किससे हैं। अब हाँ, इनके बारे में अगर हम इनके काम के बारे में जानना चाहें तो एक बार हम काम के बारे में एक बार जान लेते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, एक्चुअल में हमारा उद्देश्य क्या है इन्हें बनाने का। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। तो बेटे देखिए, एलॉय बनाने का हमारा उद्देश्य ये है, यानी कि गोल हमारा ये है कि हम प्रॉपर्टीज यूज कर सके, बेनिफिट ले सके। क्या ले सके हम? बेनिफिट ले सके। अगर हम किसी चीज का हम यूज करते हैं, इनफैक्ट ये तो इंसानों की फितरत ही है, अगर वो किसी चीज का यूज कर रही है तो वो उसको बेनिफिट के लिए ही यूज करेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो इससे हमें क्या चाहिए होता है बेटे? बेनिफिट चाहिए होता है। बेनिफिट कैसा? अब कॉपर है हमारा, ठीक है, जो कॉपर है, कॉपर हमारा क्या होता है? शाइनी होता है। ठीक है, और शाइनी चीजें मोस्टली हमें ब्यूटीफुल लगती है। ठीक है, जैसे लड़कियों को ही देख लो, लड़कियां इतना प्यारा मेकअप करती हैं, अपने मुंह को पूरा शाइन कर देती हैं, तो ऑब्वियसली पार्टीज वगैरह में जब उनकी फेस पे लाइटिंग पड़ती है तो ब्यूटीफुल लगती ही लगती है। ठीक है, अब किसी लड़की के मेकअप करी हुई लड़की के सामने जाके बोल दो कि नहीं लग रही ब्यूटीफुल, तो ऑब्वियसली वो तो भाई गुस्सा तो होगी, इरिटेट तो होगी ना। तो इन सब चीज़ों में भाई थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्या चीज़ ब्यूटीफुल है क्या चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम हर शाइनी चीज़ ब्यूटीफुल ही होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम बोला है। फिर हमारा जो आता है जिंक। जिंक क्या काम करता है बेटा? जिंक जो है हमारा रेजिस्टेंट होता है, किससे? कोरोजन से। कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंट का मतलब तो पता ही है आपको, ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ऐसा आएगा। ठीक, रेजिस्टेंट का मतलब तो पता ही है, रेजिस्टेंट मतलब जिसमें वो चीज नहीं होती, या फिर वो चीजें को, उन चीजों को प्रिवेंट कर देता है। कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन अगर मैं मेटल की टर्म्स में बोलूं, यानी लोहे के टर्म्स में बोलूं, ठीक है, लोहे के टर्म्स में बोलूं तो उसको बोलते हैं हम जंग लगना। ठीक है, क्या बोलते हैं? जंग लगना। जैसे होता है ना कि हमारी आयरन से बनी हुई चीजें अगर वो मॉइस्चर यानी कि नमी के कांटेक्ट में आती है, या फिर उस पर बार बार पानी गिरता रहे, ठीक है, या फिर वो खुली हवा में रखा हुआ है, बारिश आंधी तूफान हर जगह रख रहा है, तो उसमें जंग लग जाता है। जंग लगते लगते वो चीज एक टाइम के बाद क्या होती है? सड़क खराब हो जाती है वो लोहा। ठीक है, सेम वही चीज हमारी कोरोजन होती है, और वो हर एक मेटल में अपना अलग अलग तरीके होता है। जैसे कॉपर है, कॉपर को खुली हवा में रख दोगे तो इसमें ना ब्लू ग्रीन कलर की चीज एक लेयर लग जाएगी।
ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर की लेयर लग जाती है। क्या क्यों? क्योंकि जो कॉपर हमारा ऑक्साइड हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आके वो अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो खराब होने लगती है, उसका शाइनीपन खराब होने लगता है। जैसे कई किसी लड़की ने मेकअप लगा रखा है, अगर उस पर फेस पे गलती पानी गिर जाए तो होता है ना, तो शाइन खत्म हो जाती है। तो वही चीज है बेटे, ठीक है, इसकी भी शाइन खत्म हो जाती है पानी लगने के बाद। तो ये चीज है, तो जिंक उन चीजों से बचाता है। अगर हम कॉपर को जिंक में अगर हम मिक्स कर दें, ठीक है, सॉरी, जिंक को अगर हम कॉपर में मिक्स कर दें तो उससे हुआ क्या, जो हमारा एलॉय बनेगा ना, जो हमारा ब्रास बनेगा वो हमारा कैसा होगा, शाइनी होगा, ठीक है, और कोरोजन रेजिस्टेंट होगा, ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, अगर हम मिक्स कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं हमारा दोनों प्लस करने के, यानी कि दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमने एक एलॉय बनाया है, इस एलॉय में जिंक की भी अपनी जिंक की प्रॉपर्टी है, साथ साथ कॉपर की भी प्रॉपर्टी है। तो हमारा गोल क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस बनाना, एलॉय का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस बनाना जिसमें मिक्स करी गई दोनों चीजों, दो से ज्यादा जितनी चीजें मिक्स करी गई हैं, उन सबकी गुड प्रॉपर्टीज का हम फायदा उठा सके, बेनिफिट ले सके। ये हमारा गोल होता है एलॉय बनाने का। एलॉय के काम बहुत जगह आते हैं, जैसे स्टील है, स्टील भी हमारा एलॉय है, ठीक है, स्टील हमारा एलॉय है। उसके बाद हमारा कितनी जितनी चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल है, आपको बता दो, कच्चा लोहा नहीं, अब ब्रॉन्ज होता है, ठीक है, वो भी हमारा एलॉय है। इतनी सारे एलॉय की चीजें हैं जो हम रेगुलर वे में यूज करते हैं। तो आपका काम क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये आपका काम है, आप एक तरह से मान लीजिए होमवर्क समझ लीजिए या फिर आपकी वर्कशीट समझ लीजिए, ठीक है। मैं आपको आपका काम बता देता हूँ, दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एलॉय एंड देयर कंपोजिशन इन अ बेटर वे, ठीक है। एलॉय क्या होता है, अब आपको करना क्या है, प्रिपेयर अ लिस्ट, ठीक है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एलॉयज, ठीक है, लिस्ट ऑफ, सॉरी स्पेलिंग में थोड़ी सी करेक्शन कर देता हूं मैं, ठीक है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एलॉयज एंड देयर कॉम्पोजिशन। ये आपका एक तरह से मान लीजिए होमवर्क ही है, ठीक। करना है क्या आपको, एलॉय की लिस्ट बनाने हैं, एटलीस्ट मिनिमम 10 होने चाहिए, 10 एलॉय की लिस्ट बनानी है, और आपको उसके सामने लिखना है कंपोजिशन, यानी किन किन चीजों से बन के मिले हैं, वो मिल के बने हैं, ठीक। जैसे कि आपको एग्जांपल में दे रखा है ना, एक आपका पहला नंबर लिख लीजिए आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल आंसर में ब्रास लिख लिया, या आपका एलॉय का नेम है, और बकायदा ऊपर आप कैसे लिखेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप 2 कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले नेम ऑफ एलॉय, ठीक है, और कॉम्पोजिशन, ठीक है, इस तरह से 2 चीजें करेंगे। तो यहाँ पे नेम में मान लीजिए एलॉय का नाम डाल दिया ब्रास, कॉम्पोजिशन में क्या लिखेंगे आप, कॉपर प्लस जिंक, इस तरह से ये काम है आपको करना है, और मिनिमम 10 का करना है। और मैं पहले बता दे रहा हूँ, ब्रास नहीं लिखेंगे क्योंकि ब्रास को मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है एग्जाम्पल में, तो 10 के अंदर ये इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग है ये। तो 10 आप खुद से करेंगे, बाकी अपना ये काम है, बहुत अच्छा काम है बेटा ये, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा कि एलॉयज का काम क्या है और क्या मतलब किस चीज से बनते हैं वो। उसमें हो सकता है आपको डेली लाइफ की भी चीजें दिख जाए जो आपको पता चले कि हाँ अच्छा ये इससे बनता है, ठीक। उसके बाद जरा हम सस्पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होते हैं सस्पेंशन, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सस्पेंशन वो नहीं होते जो गाड़ियों में लगे रहते हैं, जो शॉक को एब्जॉर्ब करे, तो वो चीज नहीं है सस्पेंशन। यहाँ पे हम सॉल्यूशन या मिक्सचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सस्पेंशन उस टर्म में क्या बोला जाएगा, ऐसा मिक्सचर, ठीक है। मान लीजिए पहले एक एग्जांपल देख के समझ लेते हैं, मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, क्या है, बर्तन टेढ़ा हो गया, पानी गिर जाएगा। मान लीजिए ये दोबारा क्या हो रहा है ये, ठीक। मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है बढ़िया सा, बाल्टी सी, जो पुराने जमाने की लोहे की बाल्टियां होती है ना, वो है हमारे पास। अब इसमें पानी भर रखा है मैंने, क्या है इसमें, पानी भर रखा है, पानी है, ठीक। अब पानी में अब मेरे भाई में खुरापाती दिमाग है, ठीक है। अब उसने क्या करा, साफ पानी था भर रखा था काम के लिए, अब इसमें उसने क्या मिला दिया, रेत मिला दी। अब रेत के कण क्या होते हैं, पानी में मिक्स नहीं होते। अब मेरे को गुस्सा तो आया क्योंकि उसने भाई रेत मिला दी। अब लेकिन मेरे पास दिमाग है, मैं क्या करूंगा, इस पानी को ऐसे ही छोड़ दूंगा कुछ देर के लिए, इस पानी को ऐसे ही कुछ देर के लिए मैं छोड़ दूंगा। छोड़ने में क्या होगा कि ये जो बाल्टी में पानी है ना बेटे, बाल्टी में ये जो पानी है, बाल्टी का उजिया बिगड़ जा रहा है,
बाल्टी में जो हमारा पानी है, पानी ऐसे छोड़ने के बाद रेत आपकी अपने आप नीचे बैठ जाएगी इस तरह से, ठीक है। रेत जो है हमारी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। अब इससे होगा क्या, कुछ देर बाद जब मैं आऊंगा देखूंगा कि हाँ सारी रेत नीचे बैठ गई है, तो मैं आराम से धीरे धीरे ऊपर से पानी निकाल लूंगा, थोड़ा बहुत पानी ये छोड़ दूंगा जिसमें रेत जमी है, इससे साफ पानी अलग कर दूंगा, रेत अलग कर दूंगा, ना मेरा भाई पीटा ना ही मेरे को ज्यादा दिक्कत हुई दूसरे पानी डालने में, ठीक। तो इस तरह से, तो ऐसे मिक्सचर्स जिसमें डाली हुई चीजें ढंग से मिक्स नहीं होती और कुछ टाइम बाद नीचे सेटल हो जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दे भी रखा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्या दे रखा है इसमें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ध्यान दीजिएगा, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस की बात ही हो रही है यहाँ पे भी। तो इसमें क्या बोल रखा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वेयर लार्ज पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड एंड सेटल ओवर टाइम। रिमेन सस्पेंडेड का मतलब क्या है, वो सस्पेंडेड यानी कि इंडिपेंडेंट फ्रीली मूव करते हैं उसके अंदर, यानी कि मिक्स नहीं होते पानी के साथ, और सेटल ओवर टाइम यानी कि कुछ टाइम ऐसे छोड़ने के बाद वो नीचे बैठ जाते हैं। एग्जाम्पल मडी वाटर यानी कि मटमैला पानी, जिस पानी में मिट्टी हो। अब मिट्टी वाला पानी क्या होता है, कुछ देर छोड़ो, जैसे मैंने आपको एक रेत का एग्जांपल दिया उस तरह से मिट्टी में भी जो मिट्टी वाला जो पानी होता है उसको भी कुछ देर छोड़ दोगे तो मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाती है, फिर अपने आप उसको हम क्या कहते हैं, फिल्टर पेपर या किसी भी तरह से हम उसको क्या कहते हैं, फिल्टर आउट करके साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ये हमारा क्या होता है, सस्पेंशन होता है, ठीक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जरा आगे देखते हैं। इसके बाद बेटे हमारा आता है कोलॉइड और टिंडल इफेक्ट आता है, ठीक है। कोलॉइड या और क्या होता है हमारा, टिंडल इफेक्ट आता है। क्या होता है ये कोलॉइड और क्या होते हैं टिंडल इफेक्ट, देख लेते हैं। कोलॉइड के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। कोलॉइड हमारा क्या होता है, क्या लिखा है इसमें, इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज। इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज यानी कि एक पार्टिकल का साइज होता है ना, पार्टिकल का साइज 1 to 1000 nm के बीच में होता है, ये साइज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके पार्टिकल का साइज 1 से 1000 nm के बीच में होता है, नैनोमीटर बोला जाता है। अपीयर्स होमोजीनियस बट इज हेट्रोजीनियस, यानी कि ये थोड़ा सा धोखेबाजी का काम करता है। कैसे, दिखने में होमोजीनियस होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको मिक्स करने के बाद इसके हम पार्टिकल्स अपने आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन होता हेट्रोजीनियस है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में वो मिक्स होता ही नहीं। एग्जाम्पल है मिल्क दे रखा है, कैसे, अब मान लो मैंने, अब अगला एग्जाम्पल दे रखा है, मान लो मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास में मैंने पानी ले लिया, अब इसमें से मैं थोड़ा सा दूध मिला दूं तो दूध क्या होगा, ये ना वाइट वाइट बन जाएगा, ठीक है। जब बादल होते हैं ना वैसी तरीके का बन जाएगा। अब क्या हम दूध के पार्टिकल्स को आंखों से देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते, इसके छोटे छोटे कण तुम देख नहीं सकते, लेकिन इतना हम देख सकते हैं कि पानी में कुछ डाला गया है। ट्रांसपेरेंट तो नहीं है ना पानी, पानी क्लाउडी हो गया है, ठीक है, मिल्की वाइट कलर आ गया उसका। इससे हमें पता चल रहा है कि मिक्स नहीं हुआ, मिक्स नहीं हुआ इसलिए हमने क्या बोला उसको कि हेट्रोजीनियस है। अब इसमें कोलॉइड या फिर टिंडल इफेक्ट का क्या रोल है, जैसे लास्ट वाला स्लाइड में मैंने आपको बताया था सस्पेंशन, अगर मैं इसके आगे एक टॉर्च रख दूं, ठीक है, एक टॉर्च रख दूं जला के, ठीक है, इसका बटन है ये, अगर मैंने बटन दबा दिया क्या लाइट जलेगी। अब लाइट जलेगी तो लाइट जब इसके अंदर से पास होगी ना तो बेटे इसका ना लाइट का पूरा रास्ता मेरे को विजिबल होगा अपनी आंखों से। अपनी आंख बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मेरी आंखें हैं, ठीक है, बहुत सुंदर आंखें हैं मेरी। तो यहाँ से जैसे बेटे जाएंगे ना, ये जो लाइट का रास्ता है ये पूरा रास्ता मेरे को विजिबल होगा, ठीक है। क्यों विजिबल होगा, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं इनका साइज बड़ा होता है काफी, मतलब नॉर्मल से बड़ा होता है। तो ये क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, यानी कि लाइट को क्या कहते हैं, अपने रास्ते से मोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पे ना आपका लाइट का पाथ बिल्कुल विजिबल होगा, यानी कि लाइट कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है, पूरी एक रे विजिबल होगी उसकी। तो जिसमें अब इस तरह के प्रोसेस में जिसमें अगर हम डाली गई लाइट को सॉल्यूशन के अंदर जब हम लाइट पास करवाते हैं और लाइट का पूरा पाथ विजिबल हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलता है। और टिंडल इफेक्ट किसकी मदद से आता है बेटे, ये आता है ब्राउनियन मोशन की मदद से। अभी मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, वही है, ब्राउनियन मोशन की वजह से होता है। अब ब्राउनियन मोशन क्या होते हैं बेटे, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये होते हैं क्या, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये होते हैं बेचैन, ये होते हैं बेचैन, एक जगह नहीं बैठते, ये फुदकती आत्मा होती है, एक जगह से दूसरे जगह फुदकते रहते हैं।
तो ये मोशन करते रहेंगे, जो पार्टिकल्स है ना कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन करेंगे, कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों की भी आदत होती है करने की, तो सेम उसी की तरह से जिगजैग मोशन करते हैं। और ये कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन जो होता है रैंडम डायरेक्शन में होता है, किसी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह की जिगजैग मोशन पार्टिकल्स की हम क्या बोलते हैं, उसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। और ब्राउनियन मोशन की मदद से ही क्या होता है, हमारा टिंडल इफेक्ट होता है। और टिंडल इफेक्ट की मदद से ही हमें पता चलता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है सस्पेंशन है या फिर कोलॉइड है। और कोलॉइड और सस्पेंशन में अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो हम कोलॉइड में कोलॉइड के पार्टिकल्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बस यही एक डिफरेंस है, बाकी साइज का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, अदरवाइज दोनों ही हमारे हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ मिक्सचर है, ठीक। तो हमारे यहाँ पे टिंडल इफेक्ट था। टिंडल इफेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में वही बताया, क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। यानी कि वही बात है, टिंडल इफेक्ट का मतलब जब हम लाइट की रे पास करा रहे हैं सॉल्यूशन से, तो वहां पे क्या हो रहा है, लाइट की रे यहाँ पे एक पाथ विजिबल है, पाथ ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का रास्ता पूरा का पूरा विजिबल हो जाता है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और होता किस कारण की वजह से, रीजन क्या है इसका बेटा, इसका रीजन है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कंटिन्यूअसली डू ब्राउनियन मोशन, ठीक है। जरूरी नहीं कोलॉइड सस्पेंशन के भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअस मोशन जिगजैग मोशन करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ब्राउनियन मोशन की वजह से ही जो हमारे कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं वो सेटल नहीं होते हैं, विच कीप्स द कोलॉइड स्टेबल अलाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि इसकी ही वजह से क्या कहते हैं, हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, और इसमें क्या कहते हैं, ये इसी वजह से ब्राउनियन मोशन की वजह से ही कोलॉइड हमारा स्टेबल रहता है, यानी कि उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होते। अब जैसे हमने सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट बढ़ा था ना, सेम इसी तरह से बेटा यहाँ पे भी आपके दो टर्म्स आते हैं। एक आता है आपका डिस्पर्स्ड फेज, एक आता है आपका डिस्पर्जन मीडियम। क्या आता है, एक डिस्पर्स्ड फेज, एक डिस्पर्जन मीडियम। क्या है ये चीजें, डिस्पर्स्ड फेज डायरेक्टली लिंक टू सॉल्यूट लाइक, यानी कि जो हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ा था सॉल्यूशन में, उस तरह से डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अबे यार गलती होगी, जो हमारा डिस्पर्जन फेस होता है, मीडियम होता है, वो क्या होता है, सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा, फेस होता है सॉल्यूट, मीडियम होता है सॉल्वेंट। मीडियम यानी कि जिसमें डाला जाता है, और सॉल्यूट यानी कि जिसे डाला जाता है। आई बस में मीडियम और फेस, फेस का मतलब जिसमें वो है, और मीडियम का मतलब जिसमें डाला गया है, ये चीज है। तो डिस्पर्स्ड फेस सीधा सीधा सॉल्यूट, डिस्पर्जन मीडियम सीधा सीधा सॉल्वेंट, ठीक है। इस तरह से आप समझ लीजिए। बाकी हमारा कोलॉइड एंड टिंडल इफेक्ट था। लास्ट हमारा एक टॉपिक आता है, थोड़े से टेक्निक्स के ऊपर आते हैं कि हम किस तरह से चीजों को अलग करते हैं। जैसे हम ब्लड टेस्ट के लिए देते हैं तो डॉक्टर्स कैसे हमारा आरबीसी काउंट बताते हैं, सब क्या बताते हैं, कैसे वो ब्लड में हमारा क्या होता है, ब्लड में बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हमारा ब्लड में प्लाज्मा होता है जो ब्लड को लिक्विड जैसा टेक्सचर देता है, ठीक है। आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। ये क्या है, सारे के सारे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड बोलते हैं। ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है, ठीक। अब इसमें सॉलिड कंपोनेंट क्या है और हमारा लिक्विड कंपोनेंट क्या देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा लिक्विड कंपोनेंट होता है। और जितने बाकी बचे तीनों हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सॉलिड कंपोनेंट होते हैं। तो इससे हमारे क्या लिंक है, इस टेक्निक से, सेंट्रीफ्यूगेशन नाम की टेक्निक से क्या लिंक है बेटे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द सॉलिड कंपोनेंट्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। ये आपके एक आसान डेफिनेशन मैंने बताई है, ठीक है। इस प्रोसेस में होता क्या है, रैपिड स्पिनिंग होती है। रैपिड स्पिनिंग यानी कि जो आपकी मशीन जैसे होती है वॉशिंग मशीन की, यही मशीन है आपकी, ठीक है। ये इसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब्स रखी है ना, ये तीन तीन, और ये मैडम एक रख रही हैं, तो डालने के बाद ये बटन यहाँ पे होती हैं, जो भी कंट्रोल पैनल होता है वहां से इसको ऑन कर देंगी तो तेज घूमेगी, बहुत तेज घूमेगी, इतनी तेज घूमेगी तो हम बता नहीं सकते, बहुत तेज आरपीएम कि उसकी स्पीड को कैसे नापते हैं हम, आरपीएम में नापते हैं। आरपीएम का मतलब क्या होता है, राउंड्स
पर मिनट। मे बी 5000 आरपीएम पे भी चले, खैर इतना डीप वो तो नहीं है। बाकी हाँ 5000 आरपीएम भी बहुत है। ये अब आरपीएम का मतलब क्या है, मान लीजिए ये मशीन है, मशीन की मोटर है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मोटर यहाँ से आने के बाद यहाँ पे वापस आता था, एक राउंड कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही 5000 राउंड एक सेकंड में कंप्लीट करे, वो स्पीड हमारी 5000 आरपीएम होती है। ठीक है, क्लियर है। तो इतनी स्पीड से घूमने के टाइम पे क्या होता है, जो हमारे ब्लड में से प्लाज्मा होता है वो अलग हो जाता है, और उसका जो सॉलिड कंपोनेंट है अलग हो जाता है। ठीक है, मान देखिए, अब बताया तो एग्जांपल में और देके बताता हूँ। एक मान लीजिए मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब में ब्लड है, अब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या होगा, ब्लड का जो सॉलिड कंपोनेंट होता है, ब्लड का जो सॉलिड कंपोनेंट होगा वो इस तरह से नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, जो लिक्विड कंपोनेंट होगा वो ऊपर रहेगा। ठीक है, जो सॉलिड कंपोनेंट होगा वो तो आराम से नीचे बैठ जाएगा, अलग हो जाएगा, और लिक्विड कंपोनेंट यानी कि जो प्लाज्मा होता है वो अलग हो जाएगा। ये प्लाज्मा है, ये सॉलिड कंपोनेंट है। ठीक है, ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद आगे जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, जो भी लैब टेस्ट या जो भी होता है डॉक्टर्स का अपना प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई, रैपिड स्पिनिंग टू सेपरेट हैवी पार्टिकल्स फ्रॉम प्लाज्मा, हैवी पार्टिकल्स जैसे कि आरबीसी फ्रॉम प्लाज्मा। वही बात बोली गई है कि वो प्रोसेस जिसमें हम ब्लड को या फिर किसी भी दिए गए सॉल्यूशन को या फिर ऐसी सब्सटेंस को हम बहुत तेज स्पिन करें जिससे उसके हैवी पार्टिकल्स अलग हो जाएं। ठीक है, जैसे कि हमने ब्लड को मिक्स उसमें डालने के बाद स्पिनिंग के बाद उसका सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट अलग हो जाए, वही प्रोसेस हमारा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। ठीक है, आई बस समझ में। और जो मशीन यूज करते हैं, जो मशीन है ना, इस मशीन को हम क्या बोलते हैं, इस मशीन को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज। अब इसमें एक टर्म और आप ऐड ऑन कर सकते हो, इट यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इट यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी लिख सकते हैं। अ मशीन या फिर डिवाइस which is used to complete the process of centrifugation with the help of centrifugal force is known as centrifuge। ये मशीन की डेफिनेशन हो गई। सेंट्रीफ्यूगेशन की मैंने आपको पहले ही आपको उसका डेफिनेशन में बता चुका हूँ। अब इसमें एक टर्म आपका आ रहा है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, एडिंग अ कोएगुलेंट लाइक एलम या फिटकरी टू क्लम्प टाइनी इम्प्योरिटीज टुगेदर। यानी कि जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, वो हमारा जानते हैं मेटल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हम उसमें मैग्नेट से बचपन में खेलते थे। ठीक है, एक बचपन में हमारे पास एक ऐसी छोटी सी डिब्बी होती थी, बाहर से मैग्नेट लगाते थे तो अंदर इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते थे। जैसे मान लीजिए मैग्नेट है, लगा दिए तो आयरन के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे करके चिपक जाते थे उस मेटल उससे, तो हम बहुत सी चीजें अलग अलग बना देते। तो वही चीज होती है बेटे। मान लीजिए हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें हमने फिटकरी डाल दी, ठीक है, फिटकरी डाल दी, और बहुत सारी इंप्योरिटी है, तो फिटकरी क्या करेगी, इन सबको एक दूसरे के साथ ना गुच्छा बना लेगी। अगर हमें इंप्योरिटीज निकालनी होगी तो हम सिंपली हम उस फिटकरी को निकालेंगे, फिटकरी के साथ सारी चिपकी हुई इंप्योरिटीज निकल जाएगी और इससे हमारा सब वो चीज साफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेंट बोलते हैं। कोएगुलेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो एजेंट होता है जो अपने साथ सारी के सारी इंप्योरिटीज को स्टक कर लेता है, चिपका लेता है, और हमारी इंप्योरिटीज वहां से साफ हो जाती है। वही हमारा कोएगुलेंट होता है, और इस प्रोसेस को हम कोएगुलेशन बोलते हैं, जिस प्रोसेस से हम इंप्योरिटीज को क्लियर आउट करते हैं कोएगुलेंट की मदद से। ठीक है, बाकी आपके देखिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, कोएगुलेशन हो गया, और सेंट्रीफ्यूज भी क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सारा का सारा कॉन्सेप्ट। बाकी हमारा जो भी था कंसेप्ट हमारा यहीं तक के लिए था। आपको किसी भी तरह का कोई इशू या कोई प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में, कोई डाउट्स आते हैं, वो डाउट्स हमारे कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको जो मैंने आपका काम दिया है वो आई होप आप लोग कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपको चैप्टर और अच्छी तरह से समझ में आएगा। बाकी मिलते हैं हम अपनी अगली बार हम नेक्स्ट सीरीज के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।